हरियाणा के सोनीपत जिले के अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर को अंतरिम जमानत दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की और अपना आदेश पारित किया है। हालांकि ये जो जमानत थी वो पूरे तरीके से नहीं हुई। कोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। साथ ही हरियाणा के डीजीपी को आदेश दिया है कि वे 24 घंटे के अंदर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित करें। ये टीम हरियाणा या दिल्ली से बाहर के अधिकारियों की होगी और इसका मकसद प्रोफेसर की पोस्ट की असल मंशा की जांच करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में कम से कम एक महिला अधिकारी भी होनी चाहिए। इससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोनीपत कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था 8 मई को, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये पोस्ट खूब विवादों में आया। बहुत से लोग इसके पक्ष में थे। लोगों का कहना था कि उन्होंने उस पोस्ट में ऐसा कुछ भी गलत नहीं लिखा जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यहाँ तक कि एक भाजपा नेता भी उनके समर्थन में आए थे। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें ये सजा दी गई। लेकिन हम आपको सबसे पहले उनका वो पोस्ट बताते हैं ताकि आप ये खुद डिसाइड कर सकें कि क्या उनकी गिरफ्तारी सही थी, क्या उनकी पोस्ट में किसी गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ये पोस्ट प्रोफेसर की ओर से 8 मई को की गई थी। उसमें उन्होंने लिखा कि रणनीतिक रूप से भारत ने दरअसल पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों के बीच के अंतर को खत्म करने के मामले में एक नया चरण शुरू किया है। इसके मायने हैं कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि का जवाब सेना द्वारा सीधे हमलों से दिया जाएगा और इसलिए यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना पर है कि वह आतंकवादियों और गैर राज्यीय तत्वों के पीछे ना छिपे। इस पैराग्राफ में प्रोफेसर कहते हैं कि अब जो भी भारत पर आतंकवादी हमला होता है उस पर सीधा सीधा कार्रवाई होगी। इसमें पाकिस्तान की सेना को यह सुनिश्चित करना है कि वो आतंकवाद को कैसे खत्म करे और उनके पीछे ना छुपे। यही हमारी भारत सरकार का भी कहना है कि अब आतंकवादी गतिविधियों का हमला सीधे हमले से दिया जाएगा। यही पैराग्राफ में प्रोफेसर ने भी लिखा है। अब दूसरा पैराग्राफ सुनिए। प्रोफेसर लिखते हैं कि पाकिस्तानी सेना बहुत लंबे समय से हथियारबंद गैर राज्यीय तत्वों का इस्तेमाल हमारे राजनीतिक क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए करती रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से पीड़ित होने का दावा भी करती रही है। पाकिस्तानी सेना ने उन्हीं लोगों का इस्तेमाल जिनमें से कुछ को ताजा हमलों में निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए भी किया है। इस पैराग्राफ में प्रोफेसर ये कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी सेना है काफ़ी टाइम से जो आतंकवादी संगठन कह सकते हैं, हथियारबंद गैर राज्यीय तत्व है, उसका इस्तेमाल करती रही है अपनी ही देश की स्थिति को खराब करने के लिए, साथ ही भारत की भी। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ये दावा करता है कि वो पीड़ित है, आतंकवाद से जूझ रहा है। तो इस पैराग्राफ में भी उन्होंने वही बात लिखी है जो पूरा भारत कह रहा है, भारत सरकार कह रही है। इसके साथ ही अगले पैराग्राफ में प्रोफेसर लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों को सभी पुरानी धारणाओं को उथल दिया है। अब आतंकवादी हमलों का जवाब सैन्य प्रतिक्रिया से दिया जाएगा और इस तरह दोनों पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच कोई भी अर्थगत अंतर नहीं रह गया है। यानी कि साफ है कि अब भारत जो है वो किसी भी आतंकवादी गतिविधि का जो एक्शन है या जो जवाब है वो सीधा सैन्य प्रतिक्रिया से देगी। इस तरह से भारत ने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच में कोई फर्क नहीं रखा और ऐसा ही भारत सरकार का भी रुख है। अगले पैराग्राफ में प्रोफेसर लिखते हैं कि इस अंतर के खात्मे के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों ने सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठानों या फिर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाने का ध्यान रखा है ताकि हिंसा में कोई अनावश्यक इजाफा ना हो। संदेश स्पष्ट है, यदि आप अपनी आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटते हैं तो हम निपट लेंगे। नागरिक जीवन का नुकसान दोनों पक्षों के लिए दुखद है। अब यहाँ पर भी प्रोफेसर साफ साफ कह रहे हैं, भारत की तारीफ ही कर रहे हैं कि जो भारत का रुख था आतंकवादी गतिविधियों के बावजूद वो ये था कि भारत ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को अटैक किया। जैसा कि उन्होंने अपने लाइन में लिखा है कि जो भारतीय सशस्त्र बलों ने सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठानों या फिर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया बल्कि उन कैंप्स को निशाना बनाया है जो आतंकवाद फैला रहे हैं। यानी कि संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवाद की समस्या से नहीं निपट सकता तो हम निपटेंगे। ये बात भी भारत सरकार मानती है। डायरेक्ट यही कहना है कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर अटैक करना था, ना कि नागरिकों को नुकसान पहुंचाना।
अगले पैराग्राफ में वो लिखते हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी युद्ध देखा नहीं है। संघर्ष क्षेत्र में रहना, वहां जाना तो दूर की बात है। किसी क्षण नागरिक सुरक्षा अभ्यास गतिविधि का हिस्सा बनने से आप सैनिक नहीं बन जाते, और ना ही आप सभी किसी ऐसे व्यक्ति का दर्द जान पाएंगे जो संघर्ष के कारण नुकसान उठाता है। युद्ध क्रूर होता है और गरीब लोग इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। केवल राजनेता और रक्षा कंपनियां ही इसका फायदा उठाती है। हालांकि युद्ध अपरिहार्य है, और क्योंकि राजनीतिक मुख्य रूप से हिंसा पर आधारित है, कम से कम मानव इतिहास हमें यही सिखाता है। हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक संघर्षों को कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं किया गया है। यहाँ हम मान सकते हैं कि बहुत से लोगों की राय थी कि युद्ध होना चाहिए, लेकिन भारत देश है, सबकी अपनी अपनी राय है। उन्होंने भी अपनी राय रखी। उन्होंने युद्ध के खिलाफ बोला कि जो युद्ध में जान गंवाते हैं उन्हीं को पता है कि दर्द क्या होता है। जिन लोगों ने कभी सैनिक की भूमिका नहीं निभाई, उनको उस व्यक्ति का वो दर्द नहीं समझ सकते। ये उन्होंने अपनी राय पेश की है। जो भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी राय रखने का अधिकार रखता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अंत में मैं कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करने वाले इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से ये मांग भी कर सकते कि भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा द्वारा फैलाई नफरत के शिकार अन्य लोगों को भी भारतीय नागरिक होने के नाते संरक्षित किया जाए। 2 महिला सैनिकों द्वारा जानकारियों को प्रस्तुत करने का दिखावा अहम है, लेकिन ये दिखावा जमीनी हकीकत में भी बदलना चाहिए, नहीं तो ये केवल पाखंड है। यहाँ पर उन्होंने व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को एक साथ मीडिया ब्रीफिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 2 महिलाओं को, जो एक हिंदू समुदाय से आती हैं और दूसरी मुस्लिम समुदाय से आती है, जब दोनों को लाकर ये मैसेज दिया जा रहा है, यहाँ पर उन्होंने तारीफ की है भारत सरकार की कि ये बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन वो एक ग्राउंड रियलिटी बता रहे थे इस पैराग्राफ में कि भारत में क्या हिंदू मुसलमान नहीं होता, क्या मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पर नहीं होती, क्या जय श्री राम के नारे बुलवाकर हिंसा नहीं की जाती, क्या हमारे नेता बटोगे तो कटोगे नारे नहीं बोलते। इसी जमीनी हकीकत को इस पैराग्राफ में उन्होंने उजागर करने की कोशिश की, और यही वो पैराग्राफ है जिनकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब अगले पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि जब एक प्रमुख मुस्लिम राजनेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और ऐसा करने के लिए पाकिस्तानियों द्वारा उसे ट्रोल किया गया, भारतीय दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों ने ये कहकर उसका बचाव किया कि वह हमारा मुल्ला है। बेशक यह मजेदार है, लेकिन यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को कितनी गहराई से संक्रमित कर दिया है। इस पैराग्राफ में भी प्रोफेसर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई मुस्लिम राजनेता भारत के पक्ष में आकर बोलता है तो दक्षिणपंथी लोग इसका ये कहकर बचाव करते हैं कि ये तो हमारा मुल्ला है। इसको भी इसे सांप्रदायिकता से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी वो जो इंडिया की ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सांप्रदायिकता की सोच हर एक नागरिक में घुस गई है। अब हम आपको वो बताते हैं कि जो सुनवाई के दौरान हुआ। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर की फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़कर सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बयान देशभक्ति से भरा हुआ है और इसका मकसद समाज में सवाल उठाना है, ना कि किसी को अपमानित करना। हालांकि जस्टिस कांत ने कहा कि युद्ध जैसे संवेदनशील समय में इस तरह के बयान सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दिए गए लगते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन क्या ये सही समय था ऐसी सांप्रदायिक बातें करने का। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जो किसी की भावनाएं आहत ना करे। साफ और सम्मानजनक भाषा से भी बात कही जा सकती है। जस्टिस कांत ने कहा कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई और भी सख्त टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि वो बयान कहाँ है जिसमें उन्होंने यानी कि महिला अधिकारियों का अपमान करने का प्रयास किया है, क्योंकि जो एफआईआर प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज की गई थी उसमें साफ कहा गया है कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बयान कहाँ है, तो वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में प्रोफेसर का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट में प्रोफेसर का पोस्ट पढ़कर भी सुनाया। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि ये पोस्ट देशभक्ति से भरा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग बिना सोचे समझे युद्ध की मांग कर रहे हैं, ये वाली टिप्पणी मीडिया के लिए है जहां उन्हीं की बात की जा रही है। हालांकि कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं दिखा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि युद्ध के गंभीर परिणामों पर टिप्पणी करते हुए अब ये प्रोफेसर राजनीति पर उतर आए हैं। कृपया बयान फिर से पढ़िए,
ये स्पष्ट है कि वो दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को संबोधित कर रहे हैं। तो ये तो वो था जो सुनवाई के दौरान जस्टिस और कपिल सिब्बल के बीच हुआ। आपको बता दें कि जैसे ही ये पोस्ट प्रोफेसर की ओर से किया गया तो महिला आयोग ने इस पोस्ट का खुद संज्ञान लेते हुए प्रोफेसर को नोटिस भेजा और 14 मई को पेश होने के लिए बुलाया। हालांकि वह आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए, सिर्फ लिखित जवाब भेजा। बाद में इस मामले में सोनीपत में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ 2 केस और दर्ज हुए और आखिर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफेसर मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उन्हें जमानत तो मिल गई है। वहीं आपको ये भी बता दें, जो हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया, उन्होंने ये कहा था कि हम देश की बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सलाम करते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने उनके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे उम्मीद थी कि वह कम से कम आज आयोग के सामने पेश होंगे और खेद व्यक्त करेंगे। इस पूरे मामले में कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। पहला तो ये जो भाजपा के नेता हैं विजय शाह का बयान। विजय शाह जिन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया था, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उन्हें जमकर फटकार लगाई गई। उन्हें यह कहा गया कि आप एक सोफिया कुरैशी पर इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। बावजूद इसके उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। जो नेता हमारी सोफिया कुरैशी को जो मीडिया ब्रीफिंग दे रही थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिनका इतना सम्मान हुआ, उनके खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जब उस नेता के खिलाफ कुछ नहीं होता। लेकिन एक प्रोफेसर जिसने इंडिया की ग्राउंड रियलिटी बताने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ जांच एजेंसी बिठाई जाती है, उसके खिलाफ बड़ी तरीके से उसके एक्शन लिया जाता है। वहीं अगर महिला आयोग की बात करें, यहाँ पे ये वही महिला आयोग है जो हिमांशी नरवाल के मामले में चुप थी। वो हिमांशी नरवाल जिन्होंने 8 दिन के भीतर अपने पति को खोया, उसके खिलाफ कैसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया, बावजूद इसके महिला आयोग वहां पर चुप थी। लेकिन यही महिला आयोग इस मामले में बोलती हुई नजर आ रही है, जो रेप मामलों में चुप रहती है। इसके साथ ही अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने भी अपने ही नेता के खिलाफ एक्शन ना लेकर और इस प्रोफेसर के खिलाफ एक्शन लेकर उनकी बात को हकीकत में बदल दिया कि वाकई हिंदू मुस्लिम की राजनीति इंडिया में होती है। अगर नहीं होती तो बता दीजिए, क्या मॉब लिंचिंग नहीं होती? क्या बुलडोजर एक्शन के नाम पर इनजस्टिस नहीं होता? क्या जय श्री राम के नारे लगवाकर हिंसा नहीं होती? क्या भारत में हिंदू मुसलमान के बीच जो गैप है वो बढ़ता नहीं जा रहा है? आए दिनों में हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर लोग मुसलमानों की दुकानों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसमें वहां पर बोर्ड लगाने को कह रहे हैं कि आप लिखो कि आप मुल्ला हो। क्या ये सब सच नहीं है? तो प्रोफेसर ने अगर ये बात अपने पोस्ट में लिख दी तो क्या गलत लिख दिया? उन्होंने भी तो यही लिखा ना कि अगर आप इंडिया के साथ, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि सोफिया कुरैशी एक तरफ जो मुस्लिम महिला है, दूसरी तरफ हिंदू महिला है, हमारे भारत की जो छवि है वो सेक्युलर वाली है, तो ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं है? अब हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि अली खान महमूदाबाद कौन है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद अशोक विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक महमूदाबाद रियासत के शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वह एक शिक्षाविद, लेखक और पूर्व राजनेता भी रह चुके हैं। उनका जन्म 2 दिसंबर 1982 को हुआ। उन्होंने लखनऊ के लो मार्टिनियर कॉलेज और फिर इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज स्कूल से शुरुआती शिक्षा ली। 2001 में उन्होंने विंचचेस्टर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD किया। इसके अलावा उन्होंने सीरिया के दमिश्क में भी प्रैक्टिस की है। इसके साथ ही महमूदाबाद एक कवि, एक लेखक और समकालीन राजनीतिक मुद्दों पर भी कमेंटेटर है। उन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर कुछ समय के लिए राजनीति में भी एंट्री ली थी। उनकी शादी जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हसीब ड्राबू की बेटी से हुई है। हालांकि इस पूरे मसले पर अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खान महमूदाबाद के खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज किया है वो भी हम आपको बताते हैं। उनके खिलाफ 152 धारा लगाई गई है जो ये बताता है कि उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया है और साथ ही गैर जमानती है, यानी कि ये जो धारा उन पर लगाई है वो नॉन बेलेबल है। इसके अलावा उनके खिलाफ धारा 196(1) भी लगाई गई है जो कि विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने से जुड़ी है।
इसके साथ ही उनके ऊपर धारा 197(1) लगाई गई है। इस धारा में आरोप है कि उन्होंने देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के उद्देश्य से झूठी जानकारी फैलाई। प्रोफेसर पर धारा 299 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जो धार्मिक भावनाओं को अपमान करने और किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से संबंधित है। इस धाराओं के तहत की जा रही कानूनी कार्रवाई यह संकेत देती है कि मामला केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के दृष्टिकोण से भी गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि प्रोफेसर का इस पूरे मामले पर कहना था कि ये जो टिप्पणी है उनको गलत तरीके से पढ़ा गया है। महमूदाबाद ने एक्स पर यह भी लिखा था कि मुझे आश्चर्य है कि महिला आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मेरे पोस्ट को इस हद तक गलत तरीके से पढ़ा और समझा कि उन्होंने उसका अर्थ ही बदल दिया। हालांकि इस पूरे मसले पर प्रोफेसर की इस पोस्ट पर आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या गलत लगा इस पोस्ट में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।